अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू एवरीवन। तो आपको मैं यहाँ से पहले एक बात बोलूँगा कि आपको पता है कि मैंने आपका जो थर्ड सेमेस्टर में जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका मैंने सिलेबस ए टू जेड कवर किया है। मैंने मतलब एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। आप मेरा प्लेलिस्ट चेक करना और आप सभी वीडियोस देखना और उसके बाद मुझे बोलना आपको कितना फ़ायदा मिलेगा मेरे वीडियो से, ठीक है। तो आज मैं आपका जो ये प्रीवियस पेपर आया है इसको मैं डिस्कस करूँगा और पेपर के साथ साथ डिस्कस करने के साथ मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊँगा। मतलब आप इसको समझ सकते हो कि आपका ये पूरा रिवीजन होता है आपके सब्जेक्ट का, ठीक है। मतलब मैं आपको यहाँ पे जिन क्वेश्चंस को डिस्कस भी करूँगा कि इन क्वेश्चंस का मतलब क्या है और मैं आपको ये मतलब प्रूव करूँगा कि मैंने आपको ये पढ़ाया है, ठीक है। मतलब 10-20 मिनट की वीडियो बनेगी, लेकिन प्लीज़ आप ये देखना, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको बहुत कुछ मिलेगा इसमें। देखिए, आपका जो आपको मतलब 3 सेक्शंस आते हैं पेपर में: शॉर्ट आंसर, मीडियम टाइप और लॉन्ग आंसर। शॉर्ट आंसर आपको 8 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स मिलते हैं, आपको ये 8 करने होते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन आया था इसमें वो था, व्हाट डू यू नो बाय टर्म दीवानी राइट्स। मैं थोड़ा शिपेन की साइड से आया था, कुछ काम था, तो यहाँ पर अगर आपको कुछ आउटसाइड से कोई आवाज़ें आएगी तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैंने सोचा अभी मैं आपको ये वीडियो बनाऊंगा, अभी टाइम है, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय टर्म दीवानी राइट्स। देखिए, दीवानी राइट्स का मतलब क्या है। मैं आपको बोलूँगा कि मैंने आपको मतलब ये पढ़ाया है प्ले लिस्ट में। मतलब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, किसके बीच में, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उस टाइम कौन लीड करता है, मेजर हेक्टर मुर्रो। और ये इन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मतलब अलायंस होती है। एक उसमें होता है नवाब ऑफ अवध भी होता है, शाह आलम भी होता है और मीर कासिम भी होता है, लेकिन ब्रिटिश इनको हरा देती है इस बैटल में। तो फिर वहाँ पर विक्ट्री किसकी होती है, ब्रिटिश की इस बैटल ऑफ बक्सर में होती है। लेकिन उसके बाद ये ब्रिटिश वाले फोर्स करते हैं, जिस जो मुगल एम्पायर होता है शाह आलम सेकंड, उसको ये फोर्स करते हैं कि आपको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको हमारे मतलब जो आपको ब्रिटिश को दीवानी राइट्स देनी पड़ेगी। तो 1765 में ये शाह आलम क्या करता है, ये इन ब्रिटिश वालों को दीवानी राइट्स देता है। आप अब बोलोगे कि सर दीवानी राइट्स क्या है। देखिए, दीवानी राइट्स होता है कि मतलब आपके पास अथॉरिटी है कि आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो। मतलब रेवेन्यू कलेक्शन, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने की इख्तियारत आपके पास जब आएगी तो उसको बोले हम दीवानी राइट्स। मतलब आप अब मतलब टैक्स लगा सकते हो, आप कितना मतलब इन मतलब अब ब्रिटिश वालों को मतलब ये अथॉरिटी मिलेगा, ये राइट मिल गया है कि आप जो इंडिया में जो प्रिंसेस है, प्रोविंशियल स्टेट्स है, उनका आप टैक्स मतलब कलेक्शन कर सकते हो। मतलब कुछ इनको परगना दिए गए थे, 24 या 10 परगना दिए थे शाह आलम ने उनको। उनको बोला गया था आपको मतलब अब राइट है, आप इन पे मतलब टैक्स मतलब लगा लगा सकते हो, आप खुद रेवेन्यू कलेक्शन कर सकते हो। मतलब दीवानी राइट्स मतलब आपको राइट है रेवेन्यू कलेक्ट करने की, ये होता है दीवानी राइट्स। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, राइट शॉर्ट नोट ऑन बैटल ऑफ बक्सर। मैंने आपको ये डिटेल में पढ़ाया है। मैं जो आपका सेकंड यूनिट है शायद, या नहीं, जो आपका फर्स्ट यूनिट है उसी में, मतलब सेकंड लेक्चर जो मेरा रहा है उसमें, उसी में आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि मतलब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। मेजर हेक्टर मोरो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का होता है, और यहाँ से होते हैं 3 फोर्सेस मतलब इंडिया की साइड से। एक होता है नवाब ऑफ अवध, एक होता है मीर कासिम, और दूसरा और एक होता है लास्ट में शाह आलम। लेकिन यहाँ पर विक्ट्री होती है ब्रिटिश की। तो ये था आपका इसका जवाब, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। तो उसके बाद आता है हु वर एक्सट्रीमिस्ट्स एंड हु वर एक्सट्रीमिस्ट्स इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखिए, एक्सट्रीमिस्ट्स वो मतलब कौन लोग थे, इसमें आता है बाल गंगाधर तिलक, लाला राजपूत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष। ये लीडर से एक्सट्रीमिस्ट्स के इनका पीरियड था 1905 से लेके 1920 तक इनका टाइम पीरियड था। ये मतलब बहुत ही इनकी जो थिंकिंग थी ना, आइडियोलॉजी थी, वो मतलब मिलिटेंट टाइप की थी। मतलब ये ब्रिटिश से हमेशा लड़ना चाहते थे, ये मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं करना चाहते थे ब्रिटिश के साथ। मतलब अगर इन लीडर्स को कोई डिमांड करनी थी ब्रिटिश वालों को, तो ये मतलब पिटिशन नहीं भेजते थे। मतलब ये कोई फाइल लेंगे वहाँ काउंसिल में, उनको बोलेंगे सर प्लीज़ हम लोगों को मतलब ऐसा कर दीजिए, टैक्स कम कर दीजिए, लेकिन ये लड़ते थे। ये मतलब वायलेंट टाइप के लोग थे। और जो मॉडरेटर्स थे, मॉडरेटर्स थोड़ा लिबरल थे। मैंने आपको ये पढ़ाया है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो मेरा लेक्चर है, वहाँ पर मैंने आपको ये समझाया बहुत ही, मतलब मॉडरेटर्स कौन थे और एक्सट्रीमिस्ट्स कौन थे, इनमें क्या फ़र्क थी। मॉडरेटर्स थोड़ा पीस मतलब ये डिमांड कर रहे थे ब्रिटिश वालों के साथ, पिटिशनर्स मतलब वहाँ काउंसिल में जाते थे डिमांड करने के लिए, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट्स बिल्कुल ही वायलेंट टाइप थे, मिलिटेंट टाइप के थे।
और फिर यहाँ पर आता है जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, वो है इंट्रोड्यूस दादाभाई नौरोजी इन इंडियन पॉलिटिक्स। देखिए ये एक मॉडरेट था, दादाभाई नौरोजी एक मॉडरेट लीडर था, मतलब इसने भी मतलब बहुत कुछ मतलब अचीवमेंट की है इंडियन पॉलिटिक्स में, क्योंकि इसने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी। इसने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी, किसने दी? दादाभाई नौरोजी। इसने मतलब ये साबित करके दिया इंडिया वालों को, मतलब जो हमारे जो हम मतलब हम दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं, हमारी इकनॉमी मतलब डाउनग्रेड हो रही है, और इसका रीज़न को है ये ब्रिटिश वाले हैं। मतलब ये एक मॉडरेट था, लेकिन इसने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया है कि ब्रिटिश पॉलिसी को इसने एक्सपोज किया, तो ये इसका रोल था। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज बेगर ज्यूरिंग डोगरा रूल इन कश्मीर। देखिए डोगरा रूल मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, जो आपका थर्ड यूनिट है, मैंने उसको एक आपको जो थर्ड यूनिट है मैंने उसको एक ही लेक्चर में कंप्लीट किया है। तो वहाँ पर मैंने आपको बैगर अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया दूंगा। देखिए बैगर का मतलब होता है फोर्स्ड लेबर, मतलब आप किसी को फोर्स कर रहे हो किसी काम करने के लिए। जैसे कि डोगरा पीरियड में जो शावल वेवर्स थे ना, शावल वेवर्स मतलब जो शावल मेकिंग कर रहे थे, उनको ये डोगरा वाले मतलब पहले पहले सिक्स के पीरियड में, मराठास के, अफगान के पीरियड में इनकी हालत शावल वेवर्स की बहुत ख़राब थी, क्योंकि उनको पैसा बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा था, बस ये काम करते जा रहे थे। लेकिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट इनको हुई डोगरा रूल में। मतलब जब जो गुलाब सिंह गया था, रणबीर सिंह गया था, प्रताप सिंह, हरी सिंह, मतलब थोड़ी थोड़ी सी कंडीशन इनको वहाँ पर बढ़ गई। तो यहाँ पर आपको बस ये बताना बेगर का मतलब होता है फोर्स्ड लेबर। और ये फोर्स्ड लेबर कब मतलब एबॉलिश हुआ, टोटली ख़त्म हुआ हमारे यहाँ स्टेट जो जम्मू एंड कश्मीर में 1920 में बेगर फोर्स्ड मतलब ये एबॉलिश हुआ, किसके मतलब रोल में? महाराजा प्रताप सिंह उसका उस टाइम रूलर होता है जे में। तो उसके बाद आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है राइट ए रीप नोट ऑन ऑफिस ऑफ द ब्रिटिश रेजिडेंट इन कश्मीर। देखिए जो डोगरा के पहले रूलर थे ना, गुलाब सिंह और रणबीर सिंह, इन्होंने टोटली मना किया। इन्होंने मतलब ब्रिटिश वालों को ये परमिशन नहीं दी कि मतलब वो ब्रिटिश वाले अपना रेजिडेंट यहाँ जे में मतलब एस्टैब्लिश करे, क्योंकि इन ये बोल रहे थे कि ये जो अगर इनका आदमी मतलब ब्रिटिश वालों का अगर कोई आदमी हमारे यहाँ स्टेट में रहा, तो ये हमारे यहाँ इनर पॉलिटिक्स में इंटरफियर करेगा, मतलब ये देखेगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो इसलिए इन दोनों ने टोटली मना किया था, इन्होंने मतलब रिजेक्ट किया था ये ब्रिटिश से। उन्होंने नहीं, उन्होंने मना किया हम आपका यहाँ रेजिडेंट हमारे जे में उसको एस्टैब्लिश नहीं करने देंगे। उसके बाद जो थर्ड रूलर आता है वो होता है प्रताप सिंह। प्रताप सिंह भी मतलब अपनी तरह से कोशिश करता है, वो भी मतलब इन ब्रिटिश वालों का ये मतलब ये बात नहीं मानता है कि मैं आपका यहाँ पर जो रेजिडेंट आएगा उसको मैं यहाँ पर नहीं एस्टैब्लिश करने दूंगा। लेकिन इसकी कोशिश मतलब ज़ाया होती है। फाइनली ब्रिटिश इसके टाइम पीरियड में यहाँ मतलब ब्रिटिश रेजिडेंट एस्टैब्लिश करता है। जो पहला ब्रिटिश रेजिडेंट होता है यहाँ, उसको उसका नाम होता है सेंट जॉन, जिसको मतलब ये कब आता है 1885 में। और इस उसके बाद कौन सेकंड रेजिडेंट आता है जे में, उसका नाम होता है सी प्लाउडन, PLOWDEN। ये 1888 में एस्टैब्लिश होता है यहाँ पर। तो ये था आपका शार्ट नोट ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंट इन कश्मीर। मतलब पहले दो रूलर्स ने मतलब ब्रिटिश वालों की ये बात मना की, उन्होंने इनको एस्टैब्लिश नहीं करने दिया यहाँ पर। लेकिन प्रताप सिंह के टाइम पीरियड में यहाँ ब्रिटिश सक्सेसफुल हुई, इन्होंने मतलब ब्रिटिश रेजिडेंट को यहाँ एस्टैब्लिश किया फाइनली। तो उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो है इंट्रोड्यूस महाराजा हरी सिंह इन कश्मीर पॉलिटिक्स। देखिए मैंने आपको डोगरा जो आपका थर्ड यूनिट है, मैंने वहाँ पर आपको महाराजा हरी सिंह के बारे में मतलब डिटेल में बताया, इसने क्या किया, कौन से एस्टिमेटेड इसने किया, रोल में क्या क्या किया। यहाँ पर आपको ये बताना है इसने पॉलिटिक्स में क्या किया। देखिए इसने मतलब एक मतलब प्रजा सभा बनाया, एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई, ठीक है, 1934 में। मतलब इसमें थोड़ा इन मतलब इन जे में जो लोकल्स थे इनको एक मतलब एक प्लेटफार्म मिल गया जहाँ पर ये बैठ सकते थे, और इनके ये जो मतलब लोकल्स जे में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे वहाँ पर ये इनको डिस्कस कर सकते थे। मतलब ये थोड़ा हरी सिंह का यहाँ पर एक अच्छा पॉजिटिवनेस है। मतलब इसने एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जिसमें मतलब पहले मेंबरशिप थे 33, मतलब उस बाद में ये 40 भी हो गए। तो लेकिन आपको बोन यहाँ पर मैं इतना डिटेल नहीं पढ़ाऊँगा, मैंने आपको ऑलरेडी ये मतलब पढ़ाया है कश्मीर हिस्ट्री में, आप मेरा प्ले लिस्ट चेक करना। देखिए उसके बाद आपका आता है यहाँ पर डिस्क्राइब रीडिंग रूम पार्टी इन पॉलिटिक्स ऑफ कश्मीर। देखिए रीडिंग रूम पार्टी एक्चुअली क्या है। रीडिंग रूम पार्टी में वो लीडर्स थे मतलब जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मतलब ग्रेजुएशन वगैरह की थी। उन्होंने यहाँ कश्मीरी मुस्लिम लीडर्स को मतलब एक मतलब एक आइडिया दिया कि आपको फ्रीडम स्ट्रगल मतलब कैसे लड़ना है। मतलब ये रीडिंग रूम पार्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे यहाँ जे के फ्रीडम स्ट्रगल में। और इसका जो एक्टिव मेंबर था ना वो था शेख मोहम्मद
अब्दुल्ला, मतलब ये एक्टिव मेंबर रहा है इस रीडिंग रूम पार्टी का। इस रीडिंग रूम पार्टी ने मतलब बहुत अच्छी लीडरशिप दिए कश्मीरी मतलब पॉलिटिक्स में जो भी आए ना, मतलब ये रीडिंग रूम पार्टी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में जो स्टेट में चल रहा था उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, आपका जो थर्ड यूनिट है मैंने आपको वहाँ वहाँ डिटेल में पढ़ाया, लेकिन यहाँ पर मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ रीडिंग रूम पार्टी क्या था, हम इसने इसका रोल क्या था कश्मीर पॉलिटिक्स में। इसने आज़ादी के लिए मतलब बहुत हेल्प की, इसने बहुत अच्छी लीडरशिप बना दी है। मतलब ये एक्चुअली जिन्होंने वहाँ पढ़ा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने, उन्होंने मतलब यहाँ लीडरशिप को मतलब मोटिवेट करके आइडिया दिया कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर बात होगी अब जो आपकी मीडियम टाइप आते हैं, ये आपको चार क्वेश्चंस होते हैं, आपको ये चारों करने जो मीडियम टाइप आते हैं आपको इनमें आर मिलता है, आपको ऑप्शन मिलता है, आपको 8 क्वेश्चन मिलते हैं, शायद आपको चार करने होते हैं। देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन वो है डिटेलर नोट ऑन सब्सिडरी अलाइनिंग सिस्टम। देखिए सब्सिडरी अलाइनिंग सिस्टम मैंने आपको बहुत ही अच्छे में पढ़ाया, आपको मतलब कहीं और जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक को समझने में। ये लॉर्ड वेलेस्ली लाता है, लॉर्ड वेलेस्ली इसको मतलब फाइनल शेप देता है इस सब्सिडरी अलाइनिंग सिस्टम को 1798 में, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मतलब लॉर्ड वेलेस्ली इन प्रिंसली स्टेटस मतलब जो बाकी प्रोविंसेस होते हैं यहाँ जे में, मतलब जे नहीं, मतलब जो लॉर्ड वेलेस्ली होता है ये इंडिया में जो बाकी प्रोविंसेस होती है, मतलब दिल्ली होता है, बंगाल, उड़ीसा उड़ीसा वगैरह अवध अवध जो प्रोविंस होती है, उनको लॉर्ड वेलेस्ली बोलता है कि मैं अपनी आर्मी, मतलब लॉर्ड वेलेस्ली की मतलब ब्रिटिश की आर्मी इंडियन स्टेटस में एस्टेब्लिश होगी, ठीक है। और जो ब्रिटिश आर्मी का खर्चा आएगा इंडियन प्रिंसेस इन मतलब इंडियन स्टेटस में, उनका खर्चा इंडिया खुद उठाएगा। और जब इंडिया खर्चा उठाएगा इस ब्रिटिश आर्मी का, और इसके बदले में ब्रिटिश फोर्स इंडिया को प्रोटेक्ट करेगा। अगर इंडियन स्टेटस पे कोई फॉरेन इन्वेजन आता है या कोई अटैक करना चाहता है तो वहाँ पर ब्रिटिश फोर्स इंडिया को प्रोटेक्ट करेगी। ये था मतलब शॉर्ट में सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। तो पहले जो होता है अवध मतलब एक्सेप्ट करती है 1765 में अर्ली पीरियड्स में, लेकिन फाइनल शेप उसको कौन देते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जो एक्चुअल में क्या रीज़न था इसका पीछे, मतलब जो इसका एक्चुअल रीज़न है वो था लॉर्ड वेलेस्ली को मतलब डर था कि जो मतलब नॉर्थ वेस्ट में आता है ये, मतलब फ्रांस वगैरह मतलब क्या पता ये जापान वगैरह, क्या पता ये इंडिया पे कभी अटैक करेगा या ब्रिटिश पे अटैक करेगा। तो इसलिए ये मतलब लॉर्ड वेलेस्ली सोचता था कि मैं बफर स्टेट्स क्रिएट करूँगा, ताकि जो ये मतलब बफर स्टेट्स है ना, मतलब ये जो बॉर्डर्स में आते हैं कि मतलब इनको मैं अपने अंडर करूँगा, ताकि जब कभी इन्वेजन होगा तो वो डायरेक्ट मतलब सपोज यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर ये बंगाल था, ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एरियाज है। इसने बोला कि मैं यहाँ पर बफर स्टेट्स क्रिएट करूँगा, मतलब इनको मैं यहाँ पर मैं अपनी आर्मी रखूँगा, ताकि अगर कभी यहाँ फॉरेन से इन्वेजन होगा तो पहले उनको मतलब यहाँ से लड़ना पड़ेगा। जब तक वो यहाँ से लड़ेंगे तब तक हम यहाँ से प्रिपरेशन करेंगे वार की और इनको यहाँ से बाहर निकालेंगे। अगर हमने मतलब लॉर्ड वेलेस्ली का कहना है कि अगर हम यहाँ पर मतलब बफर स्टेट्स नहीं क्रिएट करते तो ये फॉरेन डायरेक्ट हमारे यहाँ मतलब बंगाल में आते और फिर दिक्कत होती बहुत ज़्यादा। इसलिए इसने सोचा मैं बफर स्टेट्स क्रिएट करूँगा और मतलब अपनी आर्मी ब्रिटिश की आर्मी यहाँ इंडियन प्रिंसेस स्टेटस में यहाँ पर एस्टेब्लिश करूँगा। तो ये था अलायंस सिस्टम। क्वेश्चन आया है वो यही है कि बैटल ऑफ प्लेसी मार्कड द बिगनिंग ऑफ पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ब्रिटिश रूल। देखिए बैटल ऑफ प्लेसी होता है 1757 में, ये पहला बैटल होता है, मतलब पहला बैटल जो इंग्लिश करती है यहाँ इंडिया में मतलब एक फुल फ्लेज्ड बैटल वो होता है बैटल ऑफ प्लेसी 1757 में। इसी के बाद ही जो मतलब ब्रिटिश की एंट्री होती है वो होती है इंडियन पॉलिटिक्स में। मतलब इससे पहले ये बस ट्रेड पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे ब्रिटिश वाले, लेकिन इस बैटल के बाद इनकी एंट्री हो गई यहाँ पॉलिटिक्स में। इसके बाद मतलब इन्होंने ये मतलब एनेक्सेशन प्रोसेस स्टार्ट किया, इंडियन स्टेटस को अपने अंडर करना, डिप्लोमेसी वगैरह करना। तो इस मतलब ये सही है कि इसने बैटल ऑफ प्लेसी ने की मतलब किसकी बिगनिंग की, पॉलिटिकल सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मतलब ये सही है। तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो ये है डिस्कस इन डिटेल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी इन 1920। देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है सेकंड यूनिट में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ना, ये गांधी स्टार्ट करता है, क्योंकि इससे पहले रोलेट एक्ट आया था। मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से लेकर 1922 तक चलता है। रोलेट एक्ट इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पहले आया था, ये आया था 1919 में। और जलियांवाला बाग भी होता है 1919 में। ये इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आता है क्योंकि गांधी जी इनको बोलता है कि जो आपने यहाँ पंजाब में रॉन्ग्स किए ना, मतलब जो आपने रोलेट एक्ट लाया
मतलब आपको मतलब यहाँ रॉलेट एक्ट में मैंने आपको पढ़ा है कि यहाँ पर ब्रिटिश को मतलब परमिशन मिली थी कि आप इंडिया में किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो 2 सालों के लिए, मतलब अगर मतलब अपनी मर्ज़ी से अरेस्ट कर सकते हो। ये था रॉलेट एक्ट, जिसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। और जलियांवाला बाग मसक्कर होता है, जब मैंने आपको बोला था वो जनरल डायर मतलब क्या हालत ख़राब करता है वहाँ, जब बैसाखी डे होता है 13 अप्रैल को। क्योंकि अब गांधी जी इसी के मतलब अगेंस्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करता है, ताकि ये इनको बोलता है कि अगर आपने ये जो यहाँ पर हुआ, अगर आपने ये मतलब इसके लिए कुछ नहीं दिया इंडिया को, मतलब माफ़ी नहीं मांगी, तो मैं फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करूँगा। तो ये था आपका नाम, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा है, आपको मैं यहाँ पर डिटेल नहीं पढ़ा सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं मुझे अभी मतलब 20-25 मिनट ख़त्म करनी है, ताकि आपको आइडिया मिले कि मैंने आपको क्या क्या आया था पेपर में। तो फिर जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि, एक सेकंड, यहाँ पर यह है फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग वाज ए डिफरेंट वॉइस इन इंडियन पॉलिटिक्स। देखिए, मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश होती है 1906 में। इसको कौन करता है? आगा खान लीड करता है शिमला डिप्यूटेशन शिमला में। मतलब वो उस टाइम डिमांड करता है लॉर्ड मिंटो से कि आप मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दीजिए, ताकि मतलब मुस्लिम्स को खाली मुस्लिम चुन सके। तो मैंने आपको मुस्लिम लीग ऑलरेडी डिटेल में पढ़ाया है मतलब लेक्चर में, वो आप जाके चेक करना। लेकिन यहाँ पर बताया कि मुस्लिम लीग की मतलब ये इंडियन पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंट था। बिल्कुल डिफरेंट था मुस्लिम लीग, क्योंकि इंडियन देखो देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी मैंने आपको पढ़ा है, ये 1885 में फाउंड होती है, और मुस्लिम लीग 1906 में फाउंड होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस हमेशा चाहती है कि एक यूनाइटेड इंडिया हो, ना कि पार्टीशन हो। ये हमेशा यूनिटी की बात कर रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस। और मुस्लिम लीग हमेशा क्या डिमांड कर रहा था कि पाकिस्तान को सेपरेट करो, पाकिस्तान मतलब एक अलग बनाओ, हमें यूनाइट कुछ नहीं होना है, हमें बस पाकिस्तान अलग चाहिए। इसलिए मतलब मुस्लिम लीग की डिफरेंट वॉइस क्या थी इंडियन पॉलिटिक्स में, मतलब इसने कभी कोशिश नहीं की कि मैं इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ कुछ कॉपरेट करूं, कि मतलब हमें कुछ एक साथ ही मिल जाए। लेकिन मुस्लिम लीग हमेशा क्या सोच रही थी कि मुझे मतलब पाकिस्तान से मतलब है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए मतलब ये मुस्लिम लीग एक डिफरेंट वॉइस था इंडियन पॉलिटिक्स में। इसकी वजह से मतलब बहुत मतलब इन दो बीच में बहुत क्लैश आया था, जिसकी वजह से फिर पार्टीशन करना पड़ा, क्योंकि इनके बीच कभी कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, तभी मतलब इन दो पार्टीशन हुए, वरना मतलब आज इंडिया ही होता, पाकिस्तान मतलब नहीं होता। जो मतलब शिमला डिप्यूटेशन मैंने आपको बोला, इसी में मतलब एक ग्रुप होता है जिसमें होते हैं नवाब सलीमुल्लाह, अब ढाका का होता है मोहसिन मुल्क और वकार मुल्क, यही फाउंड करते हैं उस मुस्लिम लीग को 1906 में। देखिए, इसके बाद आता है आपका राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन ट्रीटी ऑफ अमृतसर। मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, थर्ड यूनिट का जो है उसमें मैंने आपको पढ़ाया। देखिए, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 क्या है एक्चुअली, ये 16 मार्च को होती है, 16 मार्च 1846 में होता है। हमें पता है कि एंग्लो सिख वार होते हैं, मतलब ब्रिटिश सिख के साथ 2 वार करती है। और हमें पता है उस टाइम मतलब सिख का भी पीरियड चल रहा था, मतलब रंजीत सिंह वगैरह जो भी थे। सिख हार जाती है इस एंग्लो सिख वार में, मतलब ब्रिटिश से वो हार जाती है। फिर ब्रिटिश इन सिख को एक ऑप्शन देता है, मतलब रंजीत सिंह के पीरियड में उस टाइम मतलब जैंड के मतलब इन सिख किंगडम में आता था, ये आपको याद रखना है। मतलब लाहौर किंगडम जो भी आता था वो उस टाइम पंजाब के स्टेट में आता था आज़ादी से पहले। फिर ब्रिटिश इन सिख्स को मतलब बोलता है एक ट्रीटी में, ट्रीटी ऑफ लाहौर में, पहले ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है, उसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है। ट्रीटी ऑफ लाहौर मैंने आपको पढ़ाया है, वो आप जाके चेक करना, यहाँ पर मैं एक आइडिया दूंगा। ट्रीटी ऑफ लाहौर में इनको बोलता है ब्रिटिश इन सिख्स को कि आपको 1.5 करोड़ देना पड़ेगा, 1.5 करोड़ देना पड़ेगा ब्रिटिश की तरफ, क्योंकि आपने लड़ाई की, मतलब सिख्स ने लड़ाई की ब्रिटिश के साथ। लेकिन होता क्या है, सिख मतलब ये इनको पैसा पूरा नहीं दे पाते हैं। मतलब ये इनको मतलब जो इनको मतलब डिमांड की गई थी आपको 1.5 करोड़ देना पड़ेगा ब्रिटिश की तरह, लेकिन सिख्स के पास इतने पैसे नहीं होते हैं ताकि ब्रिटिश को ये मतलब कर्ज चुकाए। फिर ब्रिटिश इन सिख्स को बोलती है कि आप एक काम करो, आपके पास ये जे एंड के है ना, आप एक काम करो, इसको आप बेच दो, इसको आप मतलब सोल्ड करो, किसको? गुलाब सिंह को। क्योंकि गुलाब सिंह उस टाइम मतलब सिख मतलब इसी रंजीत सिंह के पीरियड में ही मतलब एक सर्विस कर रहा था, मतलब वो मिलिट्री में उस टाइम काम कर रहा था, मतलब इन्हीं रंजीत सिंह के पीरियड में। लेकिन वो एडजस्टेंट रूलर भी होता है, इसमें एबिलिटी बहुत होती है। तो फिर ये ब्रिटिश वाले इनको बोलता है कि आप जो जे एंड के है इसको आप बेच दो, किसको? गुलाब सिंह को 75 लाख में। 75 लाख को उस टाइम बोलते हैं नानक शाही, ये आपको याद रखना है। 75 लाख रुपीज़, रुपीज़ का कंसेप्ट उस टाइम नहीं था, उसका नानक शाही इनको बोलते हैं, NS नानक शाही। सिक्स फिर क्या करती है, सिक्स जे एंड के इंक्लूडिंग मतलब जो लद्दाख का एरिया है, गिलगिट वगैरह जो भी आता है, वो गुलाब सिंह को ये सिक्स भेज देती है। और गुलाब सिंह सिक्स को कितने पैसे देता है? गुलाब सिंह सिक्स को यहाँ पर 75 लाख रुपीज़ देता है और जे एंड के को अपने अंडर करता है।
और जो ये 6 थे ये 75 लाख रुपीज़ किन को मतलब रिटर्न करते हैं, ब्रिटिश को। तो ये था आपका ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इससे मतलब क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ अमृतसर से क्या हुआ कि जो फाउंडर है JNK का, वो कौन आया, वो आया गुलाब सिंह। मतलब गुलाब सिंह को JNK मिल गया इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर से, जो कि कब हुई, 16 मार्च 1846। देखिए उसके बाद आता है आपका, एक सेकंड, आया है, ब्रिटिश रेजिडेंट एक्टेड एज एजेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट इन कश्मीर। देखिए डेफिनेटली मैंने आपको पहले ही बोला, जो पहले डोगरा दो रूलर थे, गुलाब सिंह और रणबीर सिंह, उन्होंने मतलब ये ब्रिटिश की डिमांड एक्सेप्ट नहीं की कि मतलब ब्रिटिश यहाँ JNK में कोई रेजिडेंट अपना आदमी रखे। मतलब पहले दो रूलर्स ने मतलब डिक्लाइन की रिक्वेस्ट रिजेक्ट की। लेकिन प्रताप सिंह की पीरियड में यहाँ ब्रिटिश मतलब सक्सेसफुल होती है इस अटेम्प्ट को करने में। मतलब वो ब्रिटिश रेजिडेंट यहाँ एस्टैब्लिश करती है। जो पहला होता है सेंट जॉन, जो फर्स्ट रेजिडेंट होते हैं यहाँ JNK में, जो ब्रिटेन का होता है 1885 में। और उसके बाद आता है C पलाउडन, जो कि दूसरा ब्रिटिश रेजिडेंट होता है यहाँ JNK में। डेफिनेटली मतलब एक एजेंट की काम कर रहा था, क्योंकि ये यहाँ नज़र रख रहा था कि यहाँ पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, मतलब इंटरफेयर करने लगा था ये JNK के पॉलिटिक्स में। इसलिए ये एक मतलब एजेंट की तरह यहाँ काम कर रहा था ब्रिटिश रेजिडेंट। इसीलिए गुलाब सिंह और रणबीर सिंह ने मतलब ये कभी नहीं माना, कि कभी एक्सेप्ट नहीं किया तो मतलब ये ब्रिटिश यहाँ कोई आदमी यहाँ हमारे स्टेट में रखें, क्योंकि उनको पता था कि ये हमें हमें मतलब पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने लगा, फिर हमें दिक्कत आएगी इसी इससे। मतलब इसलिए उन्होंने ये रिजेक्ट किया। प्रताप सिंह ने भी कोशिश की, मतलब यहाँ ये मतलब कोई रेजिडेंट ना एस्टैब्लिश किया, लेकिन उसकी अटेम्प्ट फेल होती है और ब्रिटिश यहाँ सक्सेस होती है ब्रिटिश मतलब रेजिडेंट एस्टैब्लिश करने में JNK में। क्वेश्चन आया है, जो लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन वो है, एक्सप्लेन द फैक्टर दैट लेड कन्वर्जन ऑफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इनटू नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए मैंने आपको ये बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है कि मतलब कौन से फैक्टर्स आए, मतलब कौन सी रीजंस रहे जिससे हमें मतलब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस चेंज करना पड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस में। देखिए मैंने आपको पहले बोला 1931 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की फाउंडेशन होती है, और फिर ये कन्वर्ट होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस में 1939 में। जब जब मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक मतलब श्रीनगर में एक मतलब मीटिंग करती है। 52 आवर्स तक ये मीटिंग चलती है। 52 घंटे तक ये मतलब इनका जो डिबेट है ये चलता है। और ये फाइनली क्या मतलब डिमांड करते हैं ब्रिटिश से, कि आप हमें मतलब उस टाइम ब्रिटिश का यहाँ पर कौन होता था, वाइसराय। क्योंकि आपको पता है, अगर थोड़ा आपको कंसेप्ट होगा मॉडर्न हिस्ट्री का, मतलब पहले गवर्नर बंगाल होता है, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद वो कन्वर्ट होता है वाइसराय। वाइसराय को ये मतलब बोलते हैं कि आप मतलब जो गवर्नर जनरल काउंसिल होता है वाइसराय का, उन उसको ये मतलब डिमांड करते हैं, ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, कि आप हमें परमिशन दीजिए कि जो हमने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई है ना, इसमें मतलब अब किसी का भी रिलीजन का आदमी हो वो यहाँ आ सकता है। मतलब फिर ये हिंदू हो, मुस्लिम हो, कौन किसी भी कास्ट का हो, वो अब मतलब हमारे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में आ सकता है। अब इसको कोई रोक टोक नहीं है। क्योंकि अब शेख अब्दुल्ला जो उस टाइम था, मतलब वो इससे पहले एक डेलीगेशन मतलब एक मीटिंग करता है, वहाँ पर ये बोलता है कि अगर हमें आज़ादी चाहिए ना, तो हमें मतलब हर किसी को अलाउ करना चाहिए। मतलब जब भी हम फ्रीडम स्ट्रगल के लिए कोई बात करेंगे तो उस टाइम हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, मतलब यहाँ खाली मुस्लिम लड़ेगा या हिंदू, यहाँ वो कास्ट का, हमें हर किसी को अलाउ करना होगा। तो फिर ये फाइनली ये मतलब ये डिमांड कब रखते हैं, ये मतलब 1932 में ये डिमांड रखते हैं मतलब जनरल काउंसिल से, कि आप हमारी डिमांड एक्सेप्ट कीजिए ताकि हम यहाँ हर किसी को यहाँ अलाउ करेंगे कॉन्फ्रेंस में। फिर इनकी डिमांड 1939 में जनरल काउंसिल मतलब एक्सेप्ट करता है, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को फिर नाम दिया जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्योंकि अब इसमें मतलब खाली मुस्लिम्स नहीं थे, अब इसमें मतलब किसी मतलब डिफरेंट रिलीजन्स के थे, मतलब डोगरा, सिख्स वगैरह, और डिफरेंट कास्ट के लोग भी आए थे। तो ये फिर फाइनली 1939 में कन्वर्ट होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सा क्वेश्चन है, डिस्कस द आइडियोलॉजिकल सिनेरियो इन कश्मीर ऑन द ईव ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। देखिए मतलब उस टाइम कौन सी कंडीशन थी जब पार्टीशन चल रहा था ना यहाँ इंडिया में, मतलब कश्मीर में उस टाइम क्या चल रहा था। देखिए कश्मीर मतलब कन्फ्यूजन में था। क्योंकि हमें पता है जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था 1947 में, फिर वहाँ माउंट बेटन जो उस टाइम मतलब गवर्नर जनरल होता है, लॉर्ड माउंट बेटन, वो इन कश्मीर मतलब JNK स्टेट को एक ऑफर देता है कि आप अगर चाहो तो इंडिया को भी ज्वाइन कर सकते हो, या पाकिस्तान को भी ज्वाइन कर सकते हो, या अगर आप किसी को भी ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो, आपको अपनी मर्जी है, आपके पास 3 ऑप्शन है। तो फिर जो यहाँ पर उस टाइम महाराजा होता है, महाराजा हरी सिंह, वो क्या डिसाइड करता है, वो बोलता है कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है। लेकिन जब पाकिस्तान वालों को ये महाराजा हरी सिंह का मतलब पता चलता है कि हरी सिंह बोल रहा है कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है, तो पाकिस्तान वालों को मतलब पाकिस्तान को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो वो क्या करते हैं, वो मतलब जो अफगान पठानों होते हैं पाकिस्तान साइड से,
वो यहाँ बारामूला की तरफ आते हैं और यहाँ इन्वेट करते हैं महाराजा हरी सिंह की गवर्नमेंट के अगेंस्ट, मतलब वो वार छेड़ते हैं। तो फिर जो हरी सिंह होता है, उस टाइम हमें पता है कौन होता है प्रेसिडेंट यहाँ, मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन होता है कॉन्फ्रेंस का, वो होता है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो हरी सिंह क्या करता है, हरी सिंह डायरेक्ट दिल्ली जाता है मदद के लिए, मतलब वो उस टाइम इंडिया को मदद करने के लिए जाता है। 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर की बात है, 24 अक्टूबर 1947 की बात है। ये जाता है हरी सिंह ब्रिटिश गवर्नमेंट में, वो उनको बोलता है कि प्लीज़ आप हमें हेल्प कीजिए, ये पाकिस्तान हम पे अटैक करने आया है। और शेख अब्दुल्ला भी मतलब पर्सनली जाता है यहाँ, मतलब दिल्ली, वहाँ मदद के लिए, मतलब आप अपना फोर्स भेजिए, अपना आर्मड और एमुनेशन हमें आपकी ज़रूरत है, आप आज ज़रूरत है आपकी, तुम क्योंकि पाकिस्तान ने इन्वेजन किया है, अगर आप हमें हेल्प नहीं करोगे तो पाकिस्तान हमको मतलब पूरा का पूरा मतलब ख़त्म कर देगा, वहाँ कुछ नहीं बचेगा, हालत बहुत ख़राब है। फिर इंडिया में जो लॉर्ड माउंटबेटन होता है, वो इंडिया वालों को बोलता है कि आप एक काम कीजिए, आप एक डिफेंस कमेटी मतलब कर दीजिए, और उसमें आप इन कश्मीर वालों को बोल दीजिए कि हाँ हम आपकी हेल्प करेंगे, मतलब इंडिया आपकी हेल्प करेगा, बिल्कुल हेल्प करेगा, लेकिन आप ये हमें प्रॉमिस दो कि आप उसके बाद इंडिया ज्वाइन करोगे, मतलब आप हेल्प करने के बाद जब हम मतलब आपकी हेल्प करेंगे, जब इंडिया आपकी हेल्प करेगा, उसके बाद कश्मीर क्या करेगा, कश्मीर इंडिया के साथ एक्सेशन करेगा, ज्वाइन करेगा इंडिया के साथ। तो हरी सिंह उनको बोलता है ठीक है हाँ मैं करूँगा, लेकिन पहले आप हमें बचा लीजिए। उसके बाद यह मतलब इंडिया फोर्स भेज देती है कहाँ, यहाँ कश्मीर में, और फिर इंडिया पाकिस्तान बीच में थोड़ा वारछिड़ होता है, तो फाइनली पाकिस्तान यहाँ से चली जाती है, और यहाँ कश्मीर फिर क्या करता है, उस वार के बाद इंडिया के साथ एक्सेशन करता है। कब करता है, 26 अक्टूबर 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये आपको क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये जो आज का लेक्चर है, ये आप समझ सकते हो आपका मैराथन है, मतलब आपका रिवीजन होता है पूरे मतलब कॉन्सेप्ट्स का, पूरे टॉपिक्स का आपका मैराथन होता है। देखिए, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, आपको बस 2 करने हैं, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन आया है, काजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। देखिए, मैंने ये आपको इतना अच्छे से पढ़ाया ना, आप कहीं भी जाओगे ना, आपको मुझे नहीं लगता आपको मतलब इतने मतलब 30-40 मिनट्स के बीच वीडियो है, आपको मतलब A to Z मैंने रिवोल्ट के बारे में पढ़ाया है। यहाँ पर आपको मैं इसके डिस्कस नहीं करूँगा, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन आप मेरे प्लेलिस्ट चेक करना है, रिवोल्ट ऑफ 1857 जो आपका फर्स्ट यूनिट है, मैंने आपको पढ़ाया है एक मतलब एक बहुत ही वे में, बहुत अच्छे अंदाज में। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है, हाईलाइट द रोल प्लेड बाय मॉडरेटर्स इन अर्ली फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला मॉडरेटर्स में कौन आते हैं, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता वगैरह जो भी लीडर्स आते हैं, मतलब ये मॉडरेट थे, ये थोड़ा लिबरल टाइप के थे। ये मतलब जब इनको कोई डिमांड करनी थी, ये मतलब वहाँ काउंसिल्स में जाते थे, डिमांड करते थे, मतलब ये थोड़ा आप समझ सकते हो। मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट्स क्या बोल रहे थे, मॉडरेट्स बीक मांग रहे हैं इन ब्रिटिश वालों के साथ। मैंने आपको बोला कि एक्सट्रीमिस्ट थोड़ा मतलब मिलिटेंट टाइप के थे, वायलेंट टाइप के थे, मतलब उनमें गुस्सा बहुत था, वो मतलब डिमांड्स नहीं कर रहे थे, वो डायरेक्ट लड़ाई करना चाहते थे, लेकिन मॉडरेट्स डिमांड करते थे पीसफुली के साथ। इन ब्रिटिश वालों के साथ जब भी कोई डिमांड करनी होगी इन लीडर्स को, वो मतलब वहाँ अच्छे वे में यहाँ ब्रिटिश वालों को बोलते थे कि प्लीज़ आप टैक्स कम कर दीजिए, एक्सपेंडिचर वहाँ कम कर दीजिए, एट्सेट्रा जो भी करना था। लेकिन इनका जो रोल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्होंने भी एक अच्छा रोल प्ले किया है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, क्योंकि इन्होंने इन मॉडरेट लीडर्स ने, मैंने आपको बोला कि दादा भाई नौरोजी जो था ना, उसने ब्रिटिश इकोनॉमिक जो इनकी पॉलिसी थी ना यहाँ इंडिया में, उनको एक्सपोज किया। उन्होंने बोला कि जो इंडिया में गरीबी है, इकोनॉमिक मतलब डाउनग्रेड है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है, इसके पीछे किसका रीज़न है, इसके पीछे ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज है। तो आप मॉडरेट्स का मतलब ये नहीं बोल सकते मॉडरेट्स मतलब धोखेबाज थे। यहाँ हमारे इंटरनेशनल मूवमेंट है, इनका भी रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक बेस बनाया है, इन्होंने मतलब लोगों को अवेयर किया है पॉलिटिक्स में कि मतलब हमारे साथ क्या हो रहा है, कि कैसे ब्रिटिश हमें लूट रहा है। हाँ, इनके मतलब अब ये लड़ाई नहीं करते थे, वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने भी बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है इंडियन नेशनल मूवमेंट है। मैंने आपको मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट्स अलग में समझाया है, वो मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग का लेक्चर है, वहाँ पर मैंने आपको इसको डिबेट में पढ़ाया है बहुत ही अच्छे में। उसके बाद आपको क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल द नेचर ऑफ डोगरा स्टेट इन कश्मीर। देखिए, मतलब डोगरा स्टेट का जो रोल था, उनका नेचर क्या था। मैंने आपको बोला कि जो डोगरा स्टेट इन जो कश्मीर में थी, मतलब हरी सिंह का मतलब जो गुलाब सिंह प्रताप सिंह हरी सिंह का पीरियड था, वो था डोगरा स्टेट। इनका नेचर आप बोल सकते हो पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी था। पॉजिटिव पॉजिटिव था, मतलब ये जो बाकी मतलब मुस्लिम्स को छोड़ के जो इन्होंने किया वो यहाँ स्टेट में, मतलब इन्होंने हरी सिंह के मतलब पीरियड में इसने प्राइमरी मतलब कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट लाया। मतलब पहले मतलब स्कूल उतने नहीं थे जे एंड के स्टेट में। हमें पता है कि 19 मतलब 19 जब
1906 का पीरियड टाइम था। उस टाइम मतलब खाली मतलब 700-800 स्कूल्स थे, लेकिन जब हम देखते हैं 1930s की पीरियड में, उस टाइम मतलब 20,000 से भी ज़्यादा स्कूल्स थे यहाँ। और हमें पता है कि इन्होंने मतलब जो बेगर जो फोर्स्ड लेबर था यहाँ कश्मीर में, मतलब जो हिंदू पीरियड से चल रहा था, उसको भी मतलब एबॉलिश किया गया था 1920 में महाराजा प्रताप सिंह के टाइम में। मतलब इनका थोड़ा रोल आप बोल सकते हो कि मतलब अच्छा भी था, लेकिन नेगेटिव क्यों था? नेगेटिव था मुस्लिम्स के लिए, मतलब जो डोगरा का पीरियड था वो नेगेटिव था मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस क्यों बनी ही क्यों, मतलब क्यों मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जेएंडके में बनानी पड़ी, जिसने मतलब जो हमारा यहाँ फ्रीडम स्ट्रगल था ना, पहला पहला जो मतलब जेएंडके का फ्रीडम स्ट्रगल चला है, उसको पहले किसने लीड किया? जो मैंने आपको बोला ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी थी ना, उसने मतलब पहले फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया। और उसके बाद कौन कौन मतलब कॉन्फ्रेंस लीड करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल जेएंडके में? वो था नेशनल कॉन्फ्रेंस में, नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मैंने आपको बोला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बाद में बनती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेगेटिव मुस्लिम्स के लिए थी क्योंकि मुस्लिम्स की कंडीशन बहुत ख़राब थी, क्योंकि जो मुस्लिम एजुकेटेड मतलब उन्होंने हायर हायर एजुकेशन किया था, लेकिन उनको यहाँ जॉब्स वगैरह नहीं मिली थी। जो ब्यूरोक्रेट्स थे यहाँ, उनके मतलब हालात भी बहुत ख़राब थी। मतलब मुस्लिम्स के लिए ठीक नहीं था, और मतलब जो बाकी रिलीजन्स थे उनके लिए थोड़ा पॉजिटिव था। मतलब यहाँ अगर आपको आएगा मतलब नेचर क्या था डोगरा स्टेट का, वो आपको दो वे में लेना है, पॉजिटिव भी नेगेटिव, आपको एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट देना पड़ेगा। तो उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन वो है, व्हाट वर द मेन काजेज ऑफ पॉलिटिकल अवेकनिंग इन कश्मीर, मतलब कौन से काज थे मतलब कश्मीर में मतलब अवेकनिंग हुई, होशियारी आई कि हमें अब फ्रीडम स्ट्रगल लड़ना चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि हरी सिंह का पीरियड था, मतलब मुस्लिम्स की हालात भी बहुत ख़राब थी, और मतलब यहाँ मतलब कंडीशन इकोनॉमिक कंडीशन भी ख़राब थी, मतलब हैवी टैक्सेशन था यहाँ लोगों पे, और बैगर फोर्स लेबर भी मतलब चाह रहा था बहुत टाइम से पहले। मतलब लोग जेएंडके के लोग बहुत परेशान थे। और फाइनली ये क्या करते हैं, मतलब ये आज़ादी यहाँ फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं। मतलब जो पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनती है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी इसलिए बनती है क्योंकि मतलब मुस्लिम्स की कंडीशन बहुत ख़राब होती है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब होती है स्टेट में, मतलब टैक्सेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो यही रीज़न रहे कि पॉलिटिकल अवेकनिंग स्टार्ट होती है यहाँ जेएंडके में। और जिसको पहले कौन लीड करता है? ऑल जेएंडके मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। और बाद में कौन फ्रीडम स्ट्रगल को लीड करता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए, मैंने आपका जो प्रीवियस पेपर है उसको मैंने डिबेट मतलब डिस्कशन के साथ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन आपको किया, मतलब आपका एक मैराथन भी बन गया यहाँ से। अब मैं आपको जो मैंने फोर्थ यूनिट बनाया ना, आपका फोर्थ यूनिट मतलब जो फोर्थ यूनिट आपका मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रही थी, क्योंकि उसमें जो नोट्स थे वो अच्छे से आपको नहीं दिख पा रहे थे। इसलिए मैं आपको इनको 2-3 मिनट से यहाँ पे डिस्कस करूँगा, आपको यहाँ से मतलब और क्लियर होगा। आप इनको स्क्रीन भी ले सकते हो, यहाँ खुद के नोट्स भी बना सकते हो। देखिए, जेएंडके मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो बनती है 1931 में, ये क्यों बनती है? क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन होता था मुस्लिम्स के साथ, इसलिए फार्म होती है। मतलब मुस्लिम्स हैप्पी नहीं थे, मुस्लिम्स वायर नॉट हैप्पी विद मतलब महाराजा हरी सिंह। ये था आपका मुस्लिम कॉन्फ्रेंस क्यों बनती है 1931 में। उसके बाद आता है रीडिंग रूम का कंसेप्ट। मतलब रीडिंग रूम क्या था यहाँ पर? देखिए, उसमें मुस्लिम लीडर्स जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, मतलब इन्होंने एक ग्रुप में आप खुद को मतलब जो मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया देमसेल्व्स इनटू ए ग्रुप। मतलब खुद को इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी टॉप मुस्लिम लीडर्स ने, मतलब जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आके पढ़े थे। उस ग्रुप को इन्होंने बोला था आरआरपी, मतलब रीडिंग रूम पार्टी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? ये मतलब प्रोग्रेसिव एलिमेंट जो मुस्लिम्स में थे ना, मतलब जो ये मतलब डिमांड कर रहे थे, मतलब ये क्या चाहते थे, उसने इन्हीं के मतलब व्यू पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया इस रीडिंग रूम पार्टी ने। इस रीडिंग रूम पार्टी ने मतलब बहुत अच्छी मतलब इसकी ज़रूरत बहुत थी कि उस टाइम की, मतलब इसने बहुत ही मतलब लीडर्स अच्छे प्रोवाइड किए जिनकी ज़रूरत थी यहाँ फ्रीडम स्ट्रगल जेएंडके में। और हमें पता है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इसका एक्टिव मेंबर रहा था आरआरपी मतलब रीडिंग रूम पार्टी का। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखना होगा कि 1932 में एक ग्लैंसी कमीशन अपॉइंट होती है। मतलब ये महाराजा हरी सिंह रिक्वेस्ट करता है ब्रिटिश से कि आप एक कमीशन लाइए यहाँ मतलब जेएंडके में, ताकि जो यहाँ लोग मतलब बहुत डिमांड कर रहे हैं, बहुत परेशान है, इनके लिए थोड़ा सा हम देखेंगे। तो मतलब टू लुक इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ पीपल ऑफ जेएंडके। तो इस कमीशन के बेसिस पे महाराजा हरी सिंह एक लेजिस्लेटिव असेंबली एस्टैब्लिश करता है, लेकिन उसमें बहुत ही लिमिटेड पावर्स होते हैं। जिसकी मतलब से लेजिस्लेटिव असेंबली की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे लोगों को एक चांस मिलता है कि एक साथ बैठने का, कि वो डिस्कस करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को विच दे आर फेसिंग मतलब ड्यूरिंग द रूल ऑफ महाराजाज। मतलब हरी सिंह प्रताप सिंह जो भी वो फेस कर रहे थे, मतलब वो उन प्रॉब्लम्स को यहाँ डिस्कस करेंगे एक साथ। तो इस लेजिस्लेटिव असेंबली का यही फ़ायदा था। ग्लैंसी कमीशन का ये था कि मतलब ये इसने ये मतलब जाने चाहने की कोशिश की, मतलब जो लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनको मतलब देखा जाएगा। और इसको चेयरमैन कौन था? सर जे बी ग्लैंसी, ये आपका इसका चेयरमैन था।
तो यहाँ पर फिर कॉन्सेप्ट आते हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मैंने आपको बोला 1931 में एस्टैब्लिश होती है। ये भी मैंने आपको बोला क्यों रीजन रहे, क्योंकि मुस्लिम्स के साथ मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, इसलिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस राइज होती है। और फिर ये बाद में कन्वर्ट होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस में। कैसे कन्वर्ट होती है, देखिए जून 1938 का टाइम पीरियड था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी एक मीटिंग करती है श्रीनगर में, मतलब उसमें एक डिबेट होता है, डिस्कशन होता है 52 आवर्स का। वो एक रेजोल्यूशन उसमें पास करते हैं, मतलब वो रिकमेंड करते हैं जनरल काउंसिल जो ब्रिटिश का होता है उसको, मतलब एक डिमांड करते हैं कि आप हमें अलो कीजिए कि ऑल पीपल टू बिकम मेंबर्स ऑफ पार्टी, मतलब इस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में मतलब हर कोई लोग ज्वाइन कर सके, मतलब कास्ट को छोड़ के रिलीजन, जो भी कास्ट हो के रिलीजन होगा वो इसको ज्वाइन कर सकता है, आप हमें ये परमिशन दीजिए। तो फिर क्या होता है, 12 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इस 12 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़ क्या करते हैं, वो एक डिमांड लाते हैं। इस डिमांड को कौन साइन करता है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, बख्शी गुलाम मोहम्मद एंड गुलाम मोहम्मद सादिक इसको इस नेशनल डिमांड को साइन करते हैं। इस डिमांड में क्या लिखा होता है कि आप यही मतलब एक्सेप्ट कीजिए जो हम बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर हर कोई मेंबर इस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में आए, ना कि खाली मुस्लिम्स। तो फिर फाइनली 1939 में क्या होता है, जो रिकमेंडेशन लाई थी इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने, उसको एक्सेप्ट किया जाता है जनरल काउंसिल से। और फिर इसी से हमारी जो एग्जिस्टेंस में क्या आता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। आपको ये याद रखना होगा कि बिहाइंड इट, मतलब इस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में बनाने के लिए किसका रोल इम्पॉर्टेंट है, वो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का। क्योंकि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने ये बोला था, ये इससे पहले मतलब 1939 से पहले ये एक 1936 या 1938 शायद कोई ईयर होता है, उसमें ये मतलब एक डिस्कशन करता है कि मतलब पार्टी को मतलब लीड करता था। फिर वो वहाँ पर डिबेट में ये बोलता है कि वी मस्ट एंड कम्युनलिज्म एंड सीज इट, मतलब हमें ये कम्युनलिज्म जो है ना, हमने रखा है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में खाली मुस्लिम आएंगे, ना कि कोई और रिलीजन का, हमें ये बंद करना चाहे। जब भी हम मतलब फ्रीडम स्ट्रगल की बात करेंगे, हमें मतलब उस टाइम सेकुलर रहना पड़ेगा, और ये नहीं सोचना कि मुस्लिम अलग है और नॉन मुस्लिम अलग है। और हमें मतलब डोर्स हर किसी को ऊपर रखनी चाहिए कि इस मतलब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में अब हर कोई आए, तो इसलिए फिर ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कन्वर्ट होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो आई होप कि आपको यहाँ से समझ आया होगा। देखिए फिर यहाँ पर आता है कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स ऑफ 1939। देखिए मैंने आपको बोला लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है, मतलब महाराजा हरि सिंह के पीरियड में 1934 में बनती है, ठीक है। इसी को अमेंड किया जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। मतलब इसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं कि उसमें अब थोड़ी मेंबरशिप बढ़ाई जाती है, मतलब पहले 33 मेंबर्स थे जिनको चुना जाता था, अब ये 40 आ गए। तो ये थोड़ा मतलब अमेंडमेंट था लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑफ 1939। लेकिन इसने सेटिस्फाई नहीं किया लोगों को, मतलब जे के लोगों से इनको एक्सेप्ट मतलब ये सेटिस्फाई नहीं हुए इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, मतलब जो भी इसमें चेंजेस हुए, रिफॉर्म्स आए, लोग इससे खुश नहीं हुए। जो मतलब बहुत मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, मतलब जो मैंने आपको बोला अब नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी ना, मतलब कौन से रिफॉर्म्स आएंगे, मतलब वो फुलफिल नहीं किए गए, मतलब ये भी गुस्सा थे। तो फिर आपको पता है कि उसी के टाइम पीरियड में क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब गांधी जी स्टार्ट करता है इंडिया में। मतलब वो भी अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था, क्योंकि जब क्रिप्स मिशन फेल होता है यहाँ इंडिया में, तो उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी स्टार्ट करता है, जिसमें गांधी जी स्लोगन देता है डू आर डाई। तो उसी के इस मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट के इवेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं जे के लोग भी, मतलब ये भी बोल रहे हैं अब हम भी मतलब कुछ ऐसा गांधी जी की तरफ कोई मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, ताकि हम भी यहाँ इस मतलब हरी सिंह को दिखाएंगे कि हम भी क्या कर सकते हैं। उसके बाद आता है न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो। 1943 में महाराजा को बोला जाता है कि महाराजा मतलब कौन होता है उस टाइम, महाराजा हरी सिंह। महाराजा हरी सिंह बोलता है मोहम्मद अली बेग एंड गुलाम मोहम्मद सादिक, जो कि इस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मतलब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स थे, उनको बोला जाता है कि आप एक इंक्वायरी कीजिए कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स बनाए ना 1939 में, इसने वर्क कैसा किया। इसीलिए इन दोनों को मतलब बोला जाता है कि आप एक मतलब आप इंक्वायरी कीजिए, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि क्या इन रिफॉर्म्स ने कैसा काम किया। तो फिर जब ये मतलब दो लीडर्स मोहम्मद अली बेग गुलाम मोहम्मद सादिक रिपोर्ट करते हैं महाराजा से, ये बोलते हैं कि जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये सेटिस्फाई नहीं है, मतलब जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स किए ना, उससे कोई भी मतलब यहाँ जे में सेटिस्फाई नहीं है, ना ही हम है मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस सेटिस्फाई है। तो फिर ये दोनों लीडर्स क्या करते हैं, ये रिज़ाइन करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। तो फिर होता क्या है, तो फिर जब साइन करते हैं उसके बाद होता क्या है, फरवरी 1945 में होता क्या है, 1945 में होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ड्राफ्ट प्रोड्यूस करती है, मतलब एक पेपर या ड्राफ्ट मतलब प्रोड्यूस करती है, मतलब फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा स्टेट का, मतलब जो हम खुद बनाएंगे। मतलब यहाँ पर एक आप समझे एक पेपर बनाया जाता है कि मतलब जो हम खुद बनाएंगे, जे के लोग खुद बनाएंगे कि जो मतलब हमारा जो जब हम आज़ाद हो जाएंगे, जे जब आज़ाद होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, वो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ड्राफ्ट किया। और इसी को बोला गया न्यू कश्मीर प्लान। इस न्यू कश्मीर प्लान को कौन प्रेजेंट करता है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला प्रेजेंटेड न्यू कश्मीर प्लान
टू द महाराजा हरी सिंह, मतलब किसके सामने प्रेजेंट करता है इस न्यू कश्मीर प्लान को, महाराजा हरी सिंह के सामने इसको प्रेजेंट करता है कि देखिए महाराजा हरी सिंह साहब, मेरा प्लान अब ये है। न्यू कश्मीर प्लान का मतलब बेसिक आइडिया क्या था कि फ्रीडम फ्रॉम ऑल फार्म्स, मतलब हमें हर वे में आज़ादी चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल में हो, इकोनॉमिक हो, सोशल, मतलब अब हमें हर फार्म्स में आज़ादी चाहिए। ये था न्यू कश्मीर प्लान का बेसिक आइडिया। तो उसके बाद क्या आता है क्विट कश्मीर डिमांड, जो कि है QKD, क्विट कश्मीर डिमांड। देखिए हमें पता है 1946 का जब मैंने आपको वो पढ़ा है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, वहाँ पर मैंने आपको बहुत ही मतलब अब मैंने आपको सारे इवेंट्स बताए थे, मतलब 1940 से लेकर 1947 तक, मतलब आज़ादी तक कौन कौन से इवेंट्स हुए मैंने आपको सब पढ़ाया है। जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया का मेरा लेक्चर है, आप उस ज़रूर देखना। जब हमें पता है कि 1946 में कैबिनेट मिशन अराइव होता है दिल्ली में, 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन अराइव, मतलब कैबिनेट मिशन ब्रिटिश से आता है यहाँ इंडिया में, मतलब कुछ रिफॉर्म्स लाने के लिए और आज़ादी देने के लिए, इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कैबिनेट मिशन इंडिया में आता है। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को मतलब एक एडवांटेज समझूं, कि मतलब मैं कैबिनेट मिशन को एक अपॉर्चुनिटी समझूं कि मुझे एक मौका है कि मैं अपनी डिमांड इस कैबिनेट मिशन के सामने भी रखूँगा, क्योंकि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को पता था कि ये कैबिनेट मिशन यहाँ इंडिया में आ रही है, तो मैं भी कुछ डिमांड्स इसके सामने रखूँगा कि मे बी कि ये भी मतलब डिमांड सुन लेगा, तो मतलब JNK के लिए कुछ अच्छा ही होगा, फिर भी बाद में कैबिनेट मिशन भी यहाँ से चला जाएगा, तो फिर मैं किसको ये डिमांड सुनाऊँगा, किसके सामने रखूँगा। तो फिर क्या करता है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पुट क्विट कश्मीर डिमांड बिफोर कैबिनेट मिशन, और वो डिमांड करता है, मतलब इस क्विट कश्मीर डिमांड में महाराजा हरी मतलब ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला क्या डिमांड करता है कि वो बोलता है कि महाराजा हरी सिंह शुड एंड ऑटोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर एंड गिव सेल्फ गवर्नमेंट टू द पीपल, मतलब जो ये मतलब यहाँ पर अपनी मर्जी से रूल कर रहा है ना, मतलब महाराजा हरी सिंह, इसको अभी ख़त्म करना चाहिए, एंड करना चाहिए, और लोगों को मतलब यहाँ JNK लोगों को मतलब में जो लोकल्स है उनको सेल्फ गवर्नमेंट देनी चाहिए। किसको, महाराजा हरी सिंह को ये करना चाहिए। अब ये कौन बोलता है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बोलता है क्विट कश्मीर डिमांड में, किसके सामने, कैबिनेट मिशन के सामने। लेकिन हमें पता है कि उस टाइम होता है जो महाराजा हरी सिंह ने प्राइम मिनिस्टर बनाया था वो था रामचंद्र काक। ये बहुत ही मतलब खतरनाक आदमी होता है, मतलब बहुत ही वायलेंट होता है, जलील इंसान होता है। ये क्या काम करता है, मतलब जो भी क्विट कश्मीर डिमांड में लीडर्स थे ना, ये इन टॉप लीडर्स को सभी को अरेस्ट करता है, मतलब जो भी क्विट कश्मीर डिमांड में लीडर्स टॉप लीडर्स थे उनको ये अरेस्ट करता है। बट जो बख्शी गुलाम मोहम्मद और गुलाम मोहम्मद सादिक था ना, ये दोनों बच जाते हैं, क्योंकि ये इससे पहले ही यहाँ कश्मीर छोड़ के चले जाते हैं, ये बाहर स्टेट में जाते हैं, क्योंकि उनको पता था अगर हमको भी अरेस्ट किया गया तो फिर जो बाकी जो यहाँ पर लोकल्स है JNK में, इनको कौन गाइड करेगा, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल भी तो चलाना है ना, उनको फिर कौन मतलब गाइडलाइंस देगा, उनको कौन ऑब्जेक्टिव्स बताएगा, क्योंकि उनको ये मूवमेंट भी तो अलाइव रखना था ना, इसलिए ये दोनों भाग जाते हैं, क्योंकि उनको मूवमेंट यह अलाइव रखना था। तो फिर फाइनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 24 अक्टूबर 1947 में यहाँ होता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मतलब जब JNK इंडिया के साथ ज्वाइन करता है, वो कैसे करता है, देखिए जब कश्मीर को ये ऑफर मिला था कि आप इंडिया भी ज्वाइन कर सकते हो, पाकिस्तान भी ज्वाइन कर सकते हो, या आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो, तो महाराजा हरी सिंह क्या डिसाइड करता है कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा। लेकिन पाकिस्तान को ये अच्छा नहीं लगता है कि ये बोल रहा है कि ये महाराजा हरी सिंह क्यों मतलब अपनी मर्जी से बोल रहा है कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा। वहाँ पर तो मुस्लिम्स है, वो मतलब पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन महाराजा हरी सिंह उनकी बात नहीं सुन रहा है। तो फिर इसलिए फिर क्या करता है, पाकिस्तान इन्वेड करता है कश्मीर को, मतलब अक्टूबर का पीरियड था, स्टार्टिंग अक्टूबर का पीरियड था 1947। पाकिस्तान यहाँ इन्वेड करता है, यहाँ बारामूला के साइड से, और तरखाट मचा के रखता है। फिर क्या होता है कि 24 अक्टूबर को ये जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और महाराजा हरी सिंह थे ना, ये दोनों जाते हैं दिल्ली, और वहाँ ये ब्रिटिश की हेल्प वहाँ पर ये इंडिया की हेल्प मांगते हैं कि आप हमें हेल्प कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान हम पे मतलब वार करने आया है, आप हमें हेल्प कीजिए। फिर 25 अक्टूबर, इसके एक दिन के बाद क्या होता है, एक डिफेंस कमेटी मीटिंग होती है, किसके अंडर अंडर लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि उस टाइम गवर्नर जनरल यही होता है। वो बोलता है कि अग वो बोलता है इंडिया को कि आप टू कंसिडर महाराजा रिक्वेस्ट फॉर सप्लाई फार्मेशन एम्यूनिशन, मतलब इसमें इस मीटिंग में क्या होता है कि आप जो महाराजा हरी सिंह जो रिक्वेस्ट करता है कि आप हमें सब सप्लाई कीजिए अपनी आर्मी और एम्यूनिशन, क्योंकि उनको ज़रूरत है, कि आप यही उस मीटिंग में होता है, उस मीटिंग में। लेकिन ये भी कहा जाता है कि इस मीटिंग में इस कश्मीर को ये भी बोला जाता है कि हाँ इंडिया आपकी हेल्प करेगा, लेकिन जब आप इसके बाद इंडिया को ज्वाइन करोगे। लेकिन हरी सिंह इनको बोलता है ठीक है मैं इंडिया को ज्वाइन करूँगा, लेकिन पहले आप मुझे बचा लीजिए। तो फिर ये डिफेंस कमेटी क्या करती है, ये VP मेनन
को मतलब ये एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, इसको ये मतलब श्रीनगर भेजते हैं कि मतलब किसके लिए, कि आप रिपोर्टर्स लाए कि वहाँ कश्मीर में मतलब सच्ची में क्या वार चल रहा है, सच्ची में पाकिस्तान ने तड़का मचा के रखा है। तो फिर जब वीपी मेनन वहाँ कश्मीर में जाता है, श्रीनगर में जाता है, तो वहाँ पर ये देखता है कि हाँ कश्मीर ने मतलब यहाँ ये मतलब पाकिस्तान ने यहाँ पर हालात बहुत ख़राब की है। फिर जो वीपी मेनन वापस जाता है दिल्ली, और वहाँ पर इनको बोलता है कि इन डिफेंस कमेटी में जो मेंबर्स इनको बोलता है कि हाँ हाँ जो महाराजा ने बोला है कि हमें मतलब हेल्प कीजिए, वो सही बोल रहा है, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान ने बहुत हालात ख़राब की है, कश्मीर को अभी बहुत ज़रूरत है मतलब इंडिया की। तो फिर इंडिया अपनी फोर्स भेजता है 26 अक्टूबर वहाँ कश्मीर में, और फिर इंडिया पाकिस्तान की भी थोड़ी लड़ाई होती है, फिर पाकिस्तान वापस चला जाता है। और क्या होता है उसके बाद, इंडिया जो ये कश्मीर होता है, हरी सिंह का मतलब हरी सिंह क्या करता है, हरी सिंह ज्वाइन करता है इंडिया के साथ कब 26 अक्टूबर 1947 में। तो ये था आपका पूरा का पूरा, मुझे आई होप कि आपको यहाँ से समझ आया होगा। ये आपका मैराथन भी था, डेफिनेटली आपका मैराथन था, क्योंकि मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे सब कुछ पढ़ाया है, और प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कशन किया है मैंने। जो चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।